हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो मेरे दोस्तों सब लोग? राम राम सबको, राम राम। कैसे हो बच्चा लोगों? राधे राधे सबको, राधे राधे। राम राम मित्रों गणों, राम राम सबको, राम राम भाइयों। पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की? चलो बढ़िया है, पढ़ाई करते रहो मित्रों। आज जो आपका टॉपिक है महिला और बाल अपराध में कंटिन्यू कर रहे हैं। महिला और बाल अपराध, महिला और बाल अपराध में आज अपन जो पढ़ेंगे वो पास्को एक्ट है। महिला और बाल अपराध में पास्को क्या होता है? पोस्को एक्ट, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पोस्को एक्ट की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो पोस्को एक्ट का मतलब क्या होता है भाई? पोस्को का मतलब होता है प्रोटेक्शन। पी का मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ। ओ का मतलब ऑफ, याद रखना है। और ये POCSO है, CSO है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट या ऑफेंस। इसका मतलब ये होता है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये जो एक्ट है, ये एक्ट कब का है? 2012 का। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोस्को एक्ट कब का है? 2012 का है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे अगर पूछे कि ये एक्ट लागू कब हुआ, ये एक्ट लागू कब हुआ, तो याद रखना है 14 नवंबर मित्रों 2012 में ये लागू हुआ। 14 नवंबर 2012 में ये क्या होता है? लागू होता है। याद रखना है पास्को एक्ट 2012 जो है, इस एक्ट को लागू किया 14 नवंबर 2012 को। यह आपको ध्यान रखना है, पूरे देश में लागू हो गया है। इसका मतलब क्या है? तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य क्या होता है कि लैंगिक हमला करना, बालकों के ऊपर लैंगिक हमला करना बालकों के लिए, ठीक है, बालकों को लिए लैंगिक उत्पीड़न करना, यह आपको ध्यान रखना है। अश्लील साहित्य का प्रयोग करना बालकों के सामने, अश्लील साहित्य का प्रयोग करना बालकों के सामने, अश्लील साहित्य का प्रयोग करना, बालकों को अश्लील पिक्चर दिखाना, यानी कि अश्लील फोटो दिखाना, बालकों को अश्लील वीडियो दिखाना, बालकों के सामने अश्लील इशारे करना, ये सब गैर कानूनी है। ये क्या है? सब गैर कानूनी है। ये सब गैर कानूनी है, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। तो ये पास्को एक्ट में इन चीज़ों पर प्रावधान किया गया है। आप लैंगिक हमला करते हो, लैंगिक उत्पीड़न करते हो, अश्लील साहित्य का प्रयोग करते हो, अश्लील फोटो दिखाते हो, अश्लील वीडियो दिखाते हो, अश्लील इशारे करते हो, ये सब के सब क्या है? आपके गैर कानूनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अब आप इसमें क्या होता है? दूसरा, बालकों का अवैध व्यापार करना, बालकों का
अवैध व्यापार करना, अवैध व्यापार करना, बालकों का अवैध व्यापार करना, बालकों का शारीरिक शोषण करना, बालकों का शारीरिक शोषण करना, बालकों की खरीद व बिक्री करना, ये भी इसी के तहत आते हैं। बालकों की खरीद करना, बिक्री करना, बालकों से बंधुआ मजदूरी करवाना, बंधुआ मजदूरी करवाना, नाबालिगों के साथ में रेप करना, नाबालिगों के साथ में रेप करना, रेप करना, ये सब के सब इस पास्को एक्ट के अंतर्गत आते हैं। और अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें आपको आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास हो सकता है, कम से कम 7 साल की सजा, कम से कम 7 वर्ष की सजा, कम से कम कितने वर्ष की सजा है? 7 वर्ष की सजा है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि कम से कम तो कितने की मिलेगी? 7 वर्ष की, और मैक्सिमम आजीवन का कारावास का प्रावधान है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दूसरा क्या है, इसमें और एक चीज की गई है, बालकों से भीख मांगने का धंधा करवाना, भीख मांगने का धंधा करवाना भी गैर कानूनी है। करवाना भी क्या है मित्रों? गैर कानूनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका गैर कानूनी है। मित्रों याद रखना है, अगर बालकों से आप भीख मंगवाने का धंधा करते हो तो ये भी आपका क्या माना जाएगा? गैर कानूनी माना जाएगा। इसमें भी दंड का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। आप जैसे आप देखा होगा जयपुर में जितने भी बत्तियां हैं इनके ऊपर क्या है, बालकों से भीख मंगवाने का काम करवाते रहते हैं। तो ये भी गैर कानूनी है। इसमें भी आपका क्या है, सजा का प्रावधान है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सजा 3 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की क्या मिलेगी? सजा मिलेगी, या 1 लाख का जुर्माना, 1 लाख का जुर्माना, 1 लाख का जुर्माना। ये दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। आपको एक भी अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है और दोनों से भी आपको दंडित किया जा सकता है। तो याद रखना है, जो आपका पास्को एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है, ये 2012 में बना था। 14 नवंबर 2012 से लागू हो गया है। इसमें आप छोटे बच्चों के साथ में रेप करते हो, नाबालिगाओं को साथ में रेप करते हो, तो ये पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है आपका। और इसमें सजा का प्रावधान जो होता है वो 7 साल कम से कम और आजीवन आपको सजा मिल सकती है। इसमें यह आपको ध्यान रखना है। और यदि बालकों से भीख मंगवाने का धंधा करते हो तो ये भी गैर कानूनी है। इसमें भी आपको 3 वर्ष की सजा, 1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। दूसरा, अगला है बाल विवाह। बाल विवाह, बाल विवाह के बारे में अपन बात करें मित्रों, तो बाल विवाह का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है? बाल विवाह, लड़की की आयु तो होनी चाहिए 18 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष।
यदि आप इनसे पहले शादी करते हो, इनसे पहले शादी करते हो, इस आयु से पहले अगर शादी करते हो, पहले क्या करते हो, शादी करते हो तो ये भी क्या है, ये बाल विवाह की श्रेणी में आते हैं। ये किस में आता है, बाल विवाह की श्रेणी में आता है, बाल विवाह की श्रेणी में आता है। तो बाल विवाह की श्रेणी की जो आयु है, अगर आप 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की, 21 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी करते हो तो मित्रों ये बाल विवाह की श्रेणी में आता है और ये भी आपका कानूनी अपराध है, ये आपको ध्यान रखना है। अब साहब बाल विवाह होते क्यों हैं, बाल विवाह के कारण क्या है मित्रों? तो बाल विवाह के बहुत सारे कारण हैं, जैसे अशिक्षा। बाल विवाह का कारण क्या है, अशिक्षा, याद रखना है। बाल विवाह का कारण है अशिक्षा। समाज में जो पढ़ते लिखते नहीं है, समझ में है ना, तो अशिक्षा के कारण बाल विवाह होता है। दूसरा, कृषि प्रधान देश होना, कृषि प्रधानता, ये भी बाल विवाह का कारण बनती है। अपन क्या सोचते हैं, जैसे किसी के एक लड़का है, माता पिता है, बच्चा छोटा है, जमीन जायदाद ज़्यादा है, तो अपन क्या सोचते हैं, बच्चे की शादी कर दो, बहू आएगी तो वो खेती का काम संभाल लेगी। तो ये भी कृषि प्रधानता भी बाल विवाह का कारण बनती है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा, स्त्रियों की निम्न दिशा, स्त्रियों की निम्न दशा, निम्न दशा, स्त्रियों की निम्न दशा। स्त्रियों की निम्न दशा की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज होता है, पुरुषों को अपन महत्व देते हैं, स्त्रियों को हम महत्व नहीं देते हैं। तो अपन ये सोचते हैं कि लड़का है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे बढ़ेगा, लड़की के ऊपर अपन खर्चा कम करते हैं पढ़ाने लिखाने के ऊपर, और उसकी जल्दी अपन क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अगला है बाल विवाह का कारण निर्धनता, निर्धनता, गरीबी भी बाल विवाह का कारण बनती है। गरीबी कैसे कारण बनती है मित्रों, जैसे किसी की 2 लड़के और 1 लड़की हो, तो वो सोचते हैं कि गरीब परिवार है हमारा जीवन गुजारा नहीं हो रहा, तो लड़की को क्या करते हैं, लड़की को किसी को ऐसे पैसों में दे देते हैं कि 2 लाख 3 लाख ले लिया और शादी के लिए दे दिया, साहब हमारी लड़की है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख में सौदा कर लिया, समाजों में होता है, आप सब जानते हैं। तो ये निर्धनता भी आपके बाल विवाह का कारण बनती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो अशिक्षा हुई, कृषि प्रधानता हुई, स्त्रियों की निम्न दिशा हुई, निर्धनता हुई, ये सब क्या है, ये बाल विवाह के कारण बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं, इसके परिणाम बहुत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब मित्रों बाल विवाह की अगर मैं बात करूं तो इसका थोड़ा सा इतिहास देखेंगे अपन, बाल विवाह का इतिहास। अपन बैक में चलने का प्रयास करेंगे, बाल विवाह के इतिहास में चलने की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले याद रखना है, एक एक चीज को ध्यान से समझना है। राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने, मोहन राय व एक व्यक्ति और है ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय व ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयास से इस समाज के प्रयास से समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था, प्रयास किया गया था। कौन कौन सी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था, जैसे बाल विवाह,
सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, इनको दूर करने का क्या किया गया था, प्रवेश किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके इतिहास की अपन बात करें मित्रों, तो इसी इतिहास में मैं आगे बढ़ूं। 1829 में 1829 में इन्हीं के प्रयास से किस पर रोक लगाई गई थी? सती प्रथा पर रोक लगाई गई। सती प्रथा पर रोक लगाई गई। थी। इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा पर क्या लगाई गई थी? रोक लगाई गई थी मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हुआ था, अब आगे की थोड़ी सी कहानी देखें तो 1891 की अगर मैं बात करूं, 1891 में 1991 में क्या था मित्रों, इसमें अपने विवाह की आयु 1891 में विवाह की जो आयु थी, वो आयु क्या निर्धारित की गई थी? याद रखना है, विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष थी। कितनी थी? 12 वर्ष। और 12 वर्ष किसकी थी? लड़की की। कि 12 वर्ष की लड़की हो गई तो उसकी क्या कर देंगे हम? शादी कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए 1891 में जो विवाह की न्यूनतम आयु थी 12 वर्ष ये लड़की की आयु थी, तो इसके लिए एक एक्ट पारित हुआ। एक्ट पारित की अगर मैं बात करूं, आपको ये दिख जाएगा मेरी पिक के नीचे। तो न्यूनतम आयु क्या थी? 12 वर्ष थी लड़की की, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या किया गया, भारत सरकार ने क्या किया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया। कंसेंट एक्ट 1891 पारित किया। और ये कब पारित हुआ? 19 मार्च 1891। इसको पारित करके इसको लागू कर दिया कि साहब लड़की की आयु कितनी बता दी? 12 वर्ष बता दी। आगे क्या होता है मित्रों, इसमें आगे क्या होता है कि इसमें 12 वर्ष आयु प्राप्त लड़की संतान उत्पन्न करने योग्य होती है। संतान उत्पन्न करने योग्य होती है। ये एक्ट कब का है? ये मित्रों याद रखना है, 1891 में अंग्रेजों के समय का एक्ट है। ये अंग्रेजों के समय का एक्ट है, अंग्रेजों ने ये एक्ट लागू किया। तो याद रखना है, 12 वर्ष की लड़की जो है वो संतान उत्पन्न करने के योग्य होती है, याद रखना है। अब याद रखना इस एक्ट का मित्रों याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया। तिलक ने क्या किया? विरोध किया। याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया। इस 12 वर्ष की आयु लड़की जो है वो संतान उत्पन्न करने योग्य होती है, ऐसा एक्ट सरकार ने बना दिया 1891 में। तो बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का क्या किया? विरोध किया मित्रों, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब क्या होता है इसके बाद में, आगे क्या होता है? आगे क्या हुआ?
आगे की कहानी सुनो दोबारा। 1929 में 1929 में मित्रों केंद्रीय असेंबली में केंद्रीय असेंबली में 1929 में केंद्रीय असेंबली में एक एक्ट और पारित हुआ। एक एक्ट पुनः पारित जिसे हम क्या बोलते हैं, शारदा एक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, शारदा एक्ट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शारदा एक्ट कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। और शारदा एक्ट लागू कब हुआ? शारदा एक्ट लागू हुआ 1 अप्रैल 1930 को। 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। और इस शारदा एक्ट में क्या किया गया मित्रों, इस शारदा एक्ट में विवाह की आयु क्या निर्धारित की गई? विवाह की आयु क्या निर्धारित की गई? लड़की और लड़का, लड़की की आयु निर्धारित की 14 वर्ष और लड़के की आयु निर्धारित की 18 वर्ष। तो आपसे पूछे कि शारदा एक्ट में विवाह की न्यूनतम लड़की की आयु कितनी निर्धारित थी? 14 वर्ष। और लड़के की कितनी आयु निर्धारित की गई थी? 18 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, आगे की बात करें अपन। फिर शारदा एक्ट में आगे संशोधन हुआ। शारदा एक्ट में पुनः संशोधन, शारदा एक्ट में पुनः संशोधन किया गया 1940 में। 1940 में। और इस 1940 में विवाह की न्यूनतम आयु क्या कर दी गई? याद रखना, विवाह की न्यूनतम आयु, वो कितनी कर दी गई? 15 वर्ष। कितनी कर दी गई? 15 वर्ष। फिर क्या होता है इस शारदा एक्ट में? फिर 1940 के बाद में पुनः संशोधन होता है। पुनः संशोधन। और अब पुनः संशोधन कब हुआ? 1978 में। 1978 में हुआ। और इस 1978 में विवाह की आयु क्या कर दी? विवाह की आयु कर दी लड़कों के लिए, लड़कों की कर दी 21 वर्ष और लड़कियों की कर दी 18 वर्ष। लड़कों की कर दी 21 वर्ष और लड़की की आयु कर दी 18 वर्ष। यह आपको ध्यान में रखना है। 18 वर्ष और बालकों की कर दी 21 वर्ष। यह आपको ध्यान रखना है मित्रों। क्लियर है? और इसमें दंड का प्रावधान भी किया कि जो बालक के माता पिता बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया। ये आपको याद रखना है। अब आगे क्या हुआ मित्रों, आगे की बात करेंगे अपन। तो एक चीज़ और देख लेना दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, न्यू बैच स्टार्ट ज्योग्राफी RS प्री एंड मेंस 8 जून 2020। मित्रों आपको एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि राजस्थान में भर्तियां खूब आ रही हैं। रेडियोग्राफर की आ गई है और 37 पोस्ट आपके अधीनस्थ बोर्ड ने भी निकाली है, जिसमें सूचना सहायक हैं, संगणक हैं, ऐसे पद हैं। ग्राम सेवक की बम्पर भर्ती आएंगी, ग्राम सेवक की बम्पर भर्ती आएंगी। और ग्राम सेवक का जो सिलेबस है ना, बिल्कुल ऐसे पटवार का जैसा सिलेबस है वैसा ही है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, यदि आप RS की तैयारी करते हैं, RS की तैयारी करते हैं प्री और मेंस की, तो मित्रों आपकी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी तो यूं ही हो जाएगी।
जिसमें आपका चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दो, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दो, रीट का एग्ज़ाम दो, राजस्थान पुलिस एसआई का एग्ज़ाम दो, ग्राम सेवक का एग्ज़ाम दो, महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दो, किसी का भी एग्ज़ाम दो, ठीक है ना। और तो ये नया बैच मेरा 8 तारीख से, अब चाहे आप पटवारी की तैयारी करो चाहे पुलिस की तैयारी करो, मेरी ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो रही है। राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में इस प्रकार से लिख के पढ़ाऊंगा आपको। पूरी राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में शुरू कर रहा हूँ, लिख के पढ़ाऊंगा, पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगा। 8 तारीख को 4 बजे से मेरी क्लास शुरू है, शाम को 4 PM से मेरी क्लास शुरू है, ठीक है ना। और इसके लिए लिखा हुआ है यूज़ रेफरल कोड राजेंद्र 10। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, जैसे सोचूंगा साहब पुलिस पटवार के लिए हमको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है, तो आप उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले लो। और अगर RS का सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, तो मित्रों 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लेना। 2 साल की फीस मात्र है 7560 रुपये, 7560 रुपये है। और यार कोचिंग की फ़ीस है ना, 2 साल की फ़ीस अगर बात करूँ ना, तो कम से कम लाख रुपये आपसे ले लेते हैं कोचिंग वाले 2 साल में, अगर आप तैयारी करते हो तो, ठीक है ना। और यहाँ 7560 रुपये आपकी 2 साल की फ़ीस है मेरे बच्चों। तो 2 साल तक RPSC में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सबकी क्लास आप देख सकते हो। पूरी क्लास आपको देखने को मिलेगी। 4 बजे से मेरी 8 जून से मेरी ज्योग्राफी शुरू हो रही है, राजस्थान ज्योग्राफी। तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। जो विद्यार्थी अभी भी सोए हुए हैं, जिनको ये लग रहा है कि यार तैयारी होगी या नहीं होगी, तो मित्रों आप आराम से जुड़ो। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो RPSC में। यार 7500 रुपये तो आप यूँ ही खर्च कर देते हो, 2 महीने में खर्च हो जाते हैं। और अगर जयपुर जैसी जगह में आके कोचिंग करते हो ना, तो 1 महीने में ही खर्च हो जाते हैं। रूम का किराया हो जाता है 7560। घर बैठ के पढ़ सकते हो आराम से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो इसके लिए, तो आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हो। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। आपको कुछ भी डाउट तो मेरे से पूछ सकते हो। ये मैंने नंबर दे दिए हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। और ये अनअकैडमी पे है। अनअकैडमी पे आप कोई भी कोर्स लो तो रेफरल कोड में आप राजेंद्र 10 यूज करें। राजस्थान ज्योग्राफी 4 बजे से शुरू हो रही है 8 जून को, तो पढ़ सकते हैं आप आराम से। अब क्या होता है शारदा एक्ट में संशोधन। अब आगे की बात करूं तो शारदा एक्ट, मैं शारदा एक्ट की बात कर रहा था। तो शारदा एक्ट में क्या होता है मित्रों, ध्यान रखना है। शारदा एक्ट में 2006 को शारदा एक्ट को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया, समझ में आया ना। और इसके स्थान पर नया एक्ट कौन सा लाया गया, बाल विवाह निरोध एक्ट 2006। ये एक्ट लाया गया। और इसको लागू कब किया गया, इसको लागू किया गया 1 नवंबर 2007 में। 1 नवंबर 2007 में लागू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और इस एक्ट में क्या किया गया है, इस एक्ट में मित्रों याद रखना है, आयु क्या है, अब आयु वही क्या रखी है, 18 वर्ष और 21 वर्ष है। और उल्लंघन करते हो, उल्लंघन पर क्या होता है, 2 साल की सजा। 2 साल की क्या है आपकी, इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 ईयर 2 साल की सजा का प्रावधान है इसमें मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा काम मत करना जिससे आपको किसी प्रकार की कोई आँच आए, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब दूसरा अगला एक्ट ध्यान रखना। अगले एक्ट की अगर मैं बात करूं तो इससे अगला एक्ट आपका बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा
अभियान। हमारी राजस्थान सरकार ने राजस्थान को बाल विवाह मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसकी शुरुआत 18 जुलाई 2016 में हुई है। 18 जुलाई 2016 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे राजस्थान को टोटली बाल विवाह से मुक्ति दिलाने के लिए एक अभियान चलाया है, बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान। समझ में है ना। और इसकी शुरुआत कब हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत की गई मित्रों 18 जुलाई 2016 में, यह आपको याद रखना है, 18 जुलाई 2016। तो यहाँ तक ये पूरी रामायण आपको समझ में आ गई होगी। और लाइव टेस्ट होते हैं रात को 9 बजे, लाइव टेस्ट है अनअकैडमी पे फ्री। जो विद्यार्थी अभी भी नहीं दे पाते हैं लाइव टेस्ट, तो वो मेरी अनअकैडमी पे प्रोफाइल है राजेंद्र शर्मा के नाम से, उसको फॉलो कर लो। और मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है राजेंद्र शर्मा सर, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे लिंक मिलेगा आपको, फ्री लाइव टेस्ट है, वो लाइव टेस्ट दिया करो। और इसके लिए आप रेफरल कोड यूज करो राजेंद्र 10। प्लस कोर्स खरीदते हो तो रेफरल कोड राजेंद्र 10। रेगुलर क्लास चल रही है, बढ़िया क्लास चल रही है मित्रों। पढ़ाई करो आनंद के साथ में, बाकी की बात कल की क्लास में करेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे।